गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल डी मेथड्स एकेडमी। मैं हूं राजेंद्र सर। अकाउंटिंग एमसीक्यू के नाम से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। जो भी हमारे कॉमर्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो कॉमर्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट हो, अकाउंट्स ऑफिसर हो, रिको अकाउंट्स ऑफिसर हो, जिसमें भी अकाउंट्स की वैकेंसी निकलती है, उन सभी के लिए ये समान रूप से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमने आरबीएससी अकाउंटेंसी के क्लास 11th की जो बुक है उसके एमसीक्यूज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इससे पहले हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है अकाउंटिंग एमसीक्यू के नाम से। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बहुत जल्दी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। फ्यूचर में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आएगी उसके लिए हम फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस पेपर 2 का हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको ये बता देते हैं, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तलपट बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सहायक बहियों की से की गई खतौनी की जाँच के लिए, लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जाँच के लिए, इसे दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए और सभी खातों को एक स्थान पर लिखने के लिए। तो देखिए, इसका एक शब्द अगर अपन देख लें अच्छे से, गणितीय शुद्धता की जांच के लिए, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा बी पॉइंट, लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जाँच के लिए। अगला प्रश्न हमारे पास में है, तलपट के दोनों पक्षों का योग समान नहीं आने पर अंतर की राशि कौन से खाते में लिखी जाती है। ऑप्शन बहुत ही आसान सा है, भूल चूक खाते में लिखी जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भूल चूक खाते को हम सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और इसको हिंदी में एक नाम और है, उद्धृत खाता, उद्धृत खाता भी इसको कहते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा अंतिम खातों से रिलेटेड होगा। फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर 11th क्लास की जो हमारी अकाउंटेंसी की बुक है उसके एमसीक्यूज अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंतिम खातों की रचना का उद्देश्य निर्धारण करना है। सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ, स्वामित्व पूंजी एवं शुद्ध लाभ, पूंजी एवं शुद्ध संपत्तियाँ, शुद्ध लाभ हानि एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। क्या हो सकता है? केवल सकल लाभ शुद्ध लाभ ज्ञात करना नहीं होता है, केवल स्वामित्व पूंजी और शुद्ध लाभ की गणना नहीं होता है, केवल पूंजी और शुद्ध संपत्तियां नहीं हो सकती। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध लाभ या हानि एवं आर्थिक स्थिति दोनों की जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि शुद्ध लाभ हानि की जानकारी अगर प्राप्त करनी है उसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, और आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संदिग्ध दायित्व को लिखा जाता है दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, उपरोक्त में से कहीं पर भी नहीं, चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में। तो इसका बहुत ही आसान सा आंसर है, चिट्ठे के नीचे टिप्पणी के रूप में। संदिग्ध दायित्व यानी उस दायित्व की राशि अभी निश्चित नहीं हुई है, इसलिए उसे चिट्ठे के नीचे दायित्व के रूप में, टिप्पणी के रूप में दिखाया जाता है। 24वें प्रश्न का हमारा आंसर हो जाता है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, ये जो अकाउंटिंग एमसीक्यूज़ हैं आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स हैं उनमें से भी कई क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष व्यय को लिखा जाता है व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, विक्रय में से घटाकर, उपरोक्त में से कहीं भी नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष व्यय, सबसे पहले मैं आपको प्रत्यक्ष व्यय का मतलब बता दूं। प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? प्रत्यक्ष व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो
उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, उन्हें हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसी भी वस्तु को या सेवा को उत्पादन करने या उसे क्रय करने में जो भी लागत आती है उसे हम प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं, और प्रत्यक्ष व्ययों को व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक प्रत्यक्ष व्ययों की बात आपको समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थगित आयगत व्ययों को लिखा जाता है। अस्थगित आयगत व्ययों को कहाँ लिखा जाता है? व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में नहीं, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में नहीं, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में नहीं। यह ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। अस्थगित आयगत व्ययों को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं ये व्यय? ऐसे व्यय होते हैं जिनका लाभ चालू वर्ष के साथ साथ आगामी वर्षों तक भी मिलता है, आगामी कई वर्षों तक मिलता है। जैसे मान लो एक एडवर्टाइजमेंट का बड़ा खर्चा किया जाए, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, उसका लाभ चालू वर्ष में भी मिलता है, आगे के कई वर्षों तक मिलता है। इसलिए इस पूरे खर्चे को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, 5 लाख रुपए का मान लीजिए हमने कोई खर्चा किया है, तो 5 लाख में से चालू वर्ष से संबंधित अमाउंट, जैसे मान लो 5 लाख का खर्चा अपन ने 5 साल के लिए किया है, तो 1 साल का खर्चा 1 लाख हो गया, तो 1 लाख रुपए को तो अपन P&L अकाउंट में दिखा देंगे, बाकी 4 लाख अपन बैलेंस शीट में दिखाएंगे। लेकिन अगर आगामी वर्ष से संबंधित है पूरे खर्चे, तो फिर इसको बैलेंस शीट की असेट्स में दिखाएंगे। ठीक है, और जैसे अगले साल फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो 1 लाख फिर वापस P&L में, और फिर 3 लाख बैलेंस शीट में, फिर आगे 1 लाख P&L में, फिर आगे 2 लाख बैलेंस शीट में। ऐसे करके 5 साल में उस खर्चे को अपन ख़त्म करेंगे। तो यह है अस्थगित आयगत व्यय के बारे में। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, व्यापार एवं लाभ हानि खाते की प्रकृति होती है व्यक्तिगत खाते की तरह, वस्तुगत खाते की तरह, नाम मात्र खाते की तरह और स्मरणार्थ खाते की तरह। तो व्यापार एवं लाभ हानि खाते की जो प्रकृति होती है बच्चों, उसका हमारा राइट आंसर है स्मरणार्थ खाते की तरह ये बनाया जाता है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए इस खाते को बनाते हैं। आते इसके अंदर नाम मात्र खाते हैं सारे, जितने भी अवास्तविक खाते होते हैं, जितने भी आय व्यय से संबंधित खाते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। यह स्मरणार्थ खाते की तरह बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अब हम जो लेंगे वह समायोजन सहित अंतिम खातों वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आने वाले हैं, यानी फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। चलिए बात करते हैं, लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को अपन वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं बच्चों। देखिए मित्रों, स्टूडेंट्स, लेखांकन की किस अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता होती है? तो परंपरागत अवधारणा बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेखांकन वर्ष अवधारणा, इसमें तो लेखांकन 1 वर्ष की अवधि में किया जाता है, इस अवधारणा में यह नहीं होता है। चालू व्यवसाय की अवधारणा, इसका मतलब होता है व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका बिल्कुल आंसर होगा सही मिलान अवधारणा के कारण, जिसमें चालू वर्ष के व्ययों का चालू वर्ष की आय के साथ मिलान किया जाता है, इसलिए समायोजन की आवश्यकता होती है। बकाया व्यय, बकाया आय, उपार्जित आय, इन सब का समायोजन मिलान अवधारणा के कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिलान की अवधारणा के कारण समायोजन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा समायोजन अंतिम खाते बनाते समय चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा, चिट्ठे में नहीं आएगा। कई बार अपन सारे पॉइंट्स देखेंगे कि सारे ही आते हैं वैसे आने को तो, लेकिन बैलेंस शीट में कौन सा नहीं आएगा वो अपने को ध्यान रखना है। देखो, अदत्त व्यय लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है, पूर्वदत्त व्यय असेट साइड में दिखाया जाता है। आहरण पर ब्याज जो होता है वो हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं। कैपिटल जो होती है हमारी कहाँ पर? लायबिलिटी साइड में, उसमें अपन माइनस करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे आता है।
तो ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा माल को मुफ्त नमूने के रूप में बांटना। ये पॉइंट चिट्ठे के अंदर नहीं आता है। फिर आती है बात कि सर ये आएगा कहाँ पे। देखिए, माल को मुफ्त नमूने के रूप में बांटना, इसकी एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो वो एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, यानी इसको हम परचेज में से माइनस करते हैं। दो जगह आता है हर एडजस्टमेंट। फ्री सैंपल एक तो परचेज में से माइनस होएगा और एक P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। इसको P&L अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और फ्री सैंपल के नाम से परचेज में से माइनस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी ये बैलेंस शीट में नहीं आता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस प्रश्न का जवाब मिल गया। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी प्रश्न में हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उस चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, जब पूर्वदत्तव्यों का प्रारंभिक स्तर पर, यानी पूर्वदत्तव्यों को प्रारंभिक स्तर पर संपत्ति के रूप में लिखा गया हो तो वर्ष के अंत में समायोजन प्रविष्टि क्या होगी। तो देखिए जरा, क्या अपने को ऑप्शंस दे रखे, ये अपने को ऑप्शंस दे रखे हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, राइट आंसर हमारे सामने यहाँ पर दिख गया, ए आंसर हमारा सही है। यहाँ पर कैसे है और सुनो ध्यान से अच्छे से। देखिए बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस व्यय होता है। ठीक है, किसी साल अपन उस खर्चे को एडवांस में चुका देते हैं तो उसकी हम एक्चुअल में जो एंट्री करते हैं वो एंट्री होती है प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट DR2 पर्टिकुलर एक्सपेंसेज अकाउंट। किसी साल हमने कोई खर्चा एडवांस चुकाया तो उस साल ये एंट्री होती है वर्ष के अंत में। अब मान लीजिए ये जब एंट्री होगी तो अगले वर्ष जब बैलेंस शीट बनाई जाए, मतलब वर्ष के अंत में जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट की ये असेट साइड में आएगा। कहाँ पर आएगा? असेट साइड में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज को कहाँ पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाएंगे। अब जब नेक्स्ट ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे, मतलब जब नेक्स्ट ईयर अकाउंटिंग करेंगे तो नेक्स्ट ईयर की अकाउंटिंग में जब बैलेंस शीट अपन शो करते हैं तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा। आपको पता है किसी साल की जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है वो अगले वर्ष के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट की ये असेट्स में मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज जब DR किया हुआ होगा तो उस प्रीपेड एक्सपेंसेज को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। तो एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट DR2, सॉरी पर्टिकुलर एक्सपेंसेज अकाउंट DR2 प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट। ये एंट्री यहाँ पर अपने को बनानी पड़ेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर बताता हूँ कि अगर अपन कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए कोई खर्चा है रेंट, ठीक है, अपन ने वार्षिक हमारा खर्चा है 12,000 रुपये वार्षिक खर्चा। मान लीजिए वर्ष 2019 में अपन ने 14,000 रुपये का रेंट चुका दिया। कितना चुका दिया? 14,000 का रेंट चुका दिया। एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। ये तो तब होगी जब अपन एक्चुअल में रेंट का पेमेंट करेंगे। जब अपन 31 दिसंबर को 2019 को फाइनल अकाउंट बना रहे होंगे तब अपने को पता चलेगा कि भाई हमारा रेंट तो 12,000 का ही था, लेकिन अपन ने क्या कर दिया? 2,000 रुपये ज़्यादा चुका दिया। तो इस 2,000 को कम करना पड़ेगा। एंट्री बनाएंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी जो 14,000 का रेंट चुकाया था उसमें से 2,000 का रेंट कम हो जाएगा और 2,000 का रेंट कहाँ चला जाएगा? प्रीपेड रेंट के नाम से। और इसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की असेट्स में। अब आप आइए 2020 में। अब 2020 का आपको रेंट चुकाना है, ठीक है। अब 2020 में जब आप रेंट चुकाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे? देखिए, रेंट चुकाने की एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट। कितना चुकाना है साल का? 12,000 चुकाना है। टू कितना चुकाओगे? इस साल तो हम 12 में से 10 ही चुकाएंगे। कि सर 10 क्यों चुकाएंगे? भाई देखिए 2,000 हम पिछले साल चुका दिए थे और 2,000 हमने एडवांस अगर चुका दिया था
तो अपने प्रीपेड रेंट के नाम से डेबिट किया हुआ है और बैलेंस शीट की असेट्स में दिखाया हुआ है, तो उस एक्सपेंसेज को आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यह कह रहे हैं कि पूर्वदत्त व्ययों को प्रारंभिक स्तर पर संपत्ति के रूप में दिखाया हुआ हो, यानी पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट या यूँ कहो इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में उसको अगर असेट्स में दिखा रखा हो, तो अब इस साल जो वह एंट्री करेंगे तो क्या समायोजन करेंगे, तो उस खर्चे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी 2020 में रेंट चुकाने की जो एंट्री होगी वो इस प्रकार से होगी, रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट टू प्रीपेड एक्सपेंसेज। तो आप देखिए पर्टिकुलर एक्सपेंसेज अकाउंट दिया टू प्रीपेड एक्सपेंसेज, हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। ये एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये 31 मार्च को होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट दिया टू पर्टिकुलर एक्सपेंसेज अकाउंट, ये तो वो एंट्री है जो एडवांस अगर चुका दिया हो उसका एडजस्टमेंट करना हो। ये नहीं होगी क्योंकि इसमें P&L अकाउंट आ रहा है, क्योंकि P&L में जाता ही नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, पूर्वदत्त व्ययों का प्रारंभिक स्तर पर बैलेंस शीट में असेट्स के रूप में दिखाया हुआ है। पहले से अगर असेट्स के रूप में दिखाया हो उसका जब एडजस्टमेंट करते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा यहाँ पर क्रेडिट होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई कन्फ्यूजन लगे, कोई भी दिक्कत अगर आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, एक व्यापारी का मैनेजर कमीशन घटाने से पूर्व का लाभ 63,000 रुपये दे रखा है, मैनेजर को उसका कमीशन घटाने के बाद के लाभ का 5% कमीशन दिया जाता है, तो कमीशन की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैनेजर का कमीशन दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है। दो तरह से ज्ञात करते हैं, एक तो होता है मैनेजर कमीशन घटाने से पूर्व के लाभों पर, तो यहाँ फॉर्मूला होता है जो भी लाभ हमारे पास उपलब्ध हो, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और एक होता है मैनेजर कमीशन घटाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर हमारे को एक जो सेंटेंस दे रखा है, मैनेजर को कमीशन उसका कमीशन घटाने के बाद के लाभों पर देना है, तो यहाँ फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब अपन कैलकुलेट करना हो मैनेजर कमीशन, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 63,000 इनटू रेट क्या है 5%, 5/105, 100 प्लस रेट को ऐड करेंगे, बाद वाली कंडीशन अगर क्वेश्चन में दे रखी हो, कमीशन घटाने के बाद की कंडीशन दे रखी हो, ठीक है। और अगर यहाँ बाद की बजाय पूर्व शब्द लिखा होता तो ये फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। तो बाद वाली कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। 21 का मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ 3, तो हमारा राइट आंसर हो गया 3000, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपन इसको टिक करते हैं, ठीक है। क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा। डेप्टर्स दे रखे हैं 60,000 के, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट दे रखा है आपको 4,000 का, बेड डेप्ट्स आपको दे रखे हैं 1,000 के, ठीक है। वर्ष के अंत में देनदारों पर 5% का आयोजन बनाना है, 5% अपने को प्रोविजन बनाना है। उपरोक्त डूबत ऋण के अलावा 500 रुपये का एक देनदार और है जिससे प्राप्त होने की संभावना नहीं है। ये वो एक्स्ट्रा बेड डेप्ट्स हैं जो यहाँ ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। ये 1,000 के बेड डेप्ट्स तो रिकॉर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये 500 के अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, इसकी अपने को एंट्री करनी पड़ेगी। राम व्यवसाय का 1,000 रुपये का लेनदार और 1,500 रुपये का देनदार दोनों हैं, ठीक है। लेनदार भी है और देनदार भी है, यानी राम नाम का एक व्यक्ति है हमारे व्यवसाय में, लेनदारों की श्रेणी में भी शामिल है 1,000 रुपये से और देनदारों की श्रेणी में भी शामिल है 1,500 रुपये से, ठीक है। एक एडजस्टमेंट इसका करना है। पसंदगी पर माल बेचा गया 500 रुपये, जिसका कोई अनुमोदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। लाभ हानि खाते से कितनी राशि वसूल करेंगे वो अपने को बतानी है।
ठीक है, 4 ऑप्शन हमारे पास में है, 2850, 400, 2900 और 1100। एक्चुअल अमाउंट अपने को निकालना है। इसका राइट आंसर यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन होगा। और बी ऑप्शन कैसे होगा इसको मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पर एक अकाउंट बना रहा हूँ, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में अपन अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए P&L में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है वो अपन इसी अकाउंट से निकालेंगे। सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस BD। और बाय बैलेंस BD क्या होगा? बाय बैलेंस BD में आपको ये जो पुराना प्रोविज़न 4000 का दे रखा है ये लिखना है। 4000 रुपये का मैंने पुराना प्रोविज़न लिख दिया। बैड डेब्ट्स जितना भी हुआ हो उसको यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। एंट्री बनती है प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स अकाउंट। जितना भी आपका बैड डेब्ट्स हुआ हो उसको यहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ता है, वो निकालेंगे। इसके बाद में टू बैलेंस CD लिखते हैं। ये हमारा न्यू प्रोविज़न होता है जो तलपट के बाहर, ट्रायल बैलेंस के बाहर अपने को दिया होता है। ये हमारा ओल्ड प्रोविज़न होता है जो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है। ठीक है, अब सुनिए कुछ एडजस्टमेंट अपने को दे रखे थे, उन एडजस्टमेंट की बात करें। सबसे पहली एंट्री में करता हूं एडिशनल जो बैड डेब्ट्स हुआ था उसकी। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। 500 रुपये के एक्स्ट्रा बैड डेब्ट्स हुए, वो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब रिकॉर्ड करेंगे। तो पहली एंट्री तो ये हो गई और दूसरी एंट्री आपकी ये हो गई। अब तक आपने जितना बैड डेब्ट्स हुआ है उस सारे बैड डेब्ट्स को ट्रांसफ़र करना है। 500 का तो ये, और 1000 रुपये का प्रोविज़न आपको पहले से दे रखा है, ये वाला, सॉरी 1000 रुपये का बैड डेब्ट्स आपको पहले से दे रखा है। तो 1000 पहले का और 500 ये नया वाला, दोनों मिलाकर कितने हो गए? 1500 रुपये हो गए। और 1500 रुपये ये मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात सुनिए। एक व्यक्ति है राम, हमारी क्रेडिटर के लिस्ट में भी है और हमारे डेप्टर के लिस्ट में भी है। क्रेडिटर के लिस्ट में है 1000 रुपये से और डेप्टर के लिस्ट में है 1500 रुपये से। ये एक जो एडजस्टमेंट है इसको हम परस्पर ऋण के नाम से बोलते हैं। 11th की बुक में है, परस्पर ऋण के नाम से जानते हैं। ठीक है, परस्पर ऋण में क्या करना होता है कि कोई भी पर्सन अगर क्रेडिटर और डेप्टर दोनों में अगर इंक्लूड हो तो उसको कैंसिल करना पड़ता है, एक ही जगह रखना पड़ता है। और कौन से अमाउंट को लेते हैं? जो अमाउंट सबसे कम हो उसको कैंसिल करते हैं। यानी किसको कैंसिल करना है? क्रेडिटर्स को कम करना है। तो क्रेडिटर्स को कैंसिल करने के लिए क्रेडिटर्स को डेबिट करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। 1000 रुपये से ये हमारे डेप्टर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में एक एडजस्टमेंट एंट्री और अपने को करनी रहेगी। ये जो क्वेश्चन में दे रखा था, पसंदगी पर माल बेचा गया 500 रुपये का जिसका अभी तक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो 500 रुपये का माल हमने बेच दिया था, जिसको हमने सेल्स मान लिया था, उसको अपन सेल्स को कैंसिल करेंगे बच्चों। सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। पसंदगी पर जब भी हम किसी को माल बेचते हैं और अंतिम खाते बनाने तक हमारे को कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है तो उस मानी गई सेल्स को कैंसिल करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे सेल्स अकाउंट DR टू डेप्टर्स अकाउंट 500 रुपये। अब बात करते हैं इस नए वाले प्रोविज़न की कि प्रोविज़न कितना बनाना है। अब आप चेक कीजिए आपके डेप्टर्स एक्चुअल में कितने थे। स्टार्टिंग में 60,000 के डेप्टर्स थे। 500 रुपये के डेप्टर्स आपके यहाँ से कम हो गए, 1000 के डेप्टर्स आपके यहाँ से कम हो गए और 500 के डेप्टर्स आपके यहाँ से कम हो गए। ठीक है, कितने के डेप्टर्स कम हो गए? 500, 1000 और 500, 2000 के डेप्टर्स आपके कम हो गए। अब आपके पास में एक्चुअल डेप्टर्स कितने के बचे?
58,000 के, इसका आपको निकालना है 2% और इसका 2% होता है 2900। तो हम यहाँ लिखेंगे 2900 रुपये। नया प्रोविज़न हमें 2900 का बनाना है। टोटल हमारे पास हो जाएगा बच्चों 0,044, ठीक है। और इधर अपन देखते हैं 4,400। अब आप देखिए P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाने वाला अमाउंट जो हमारे पास आएगा वो 400 रुपये आएगा, ठीक है। अगर आप बुक में जाकर देखेंगे ना तो बुक में आपको आंसर वहाँ 2900 रुपये दे रखा है, लेकिन 2900 रुपये प्रोविज़न कैसे आ सकता है? अच्छा 2900 रुपये का आंसर तो वो होगा जो प्रोविज़न बनाएंगे। नया प्रोविज़न कितने का बनेगा? अगर ये पूछता कि नया प्रोविज़न कितने का बनाना है तो ये अमाउंट यहाँ पर अपन बता देते हैं कि भाई 2900 रुपये आएगा। लेकिन उसने पूछा है P&L में कितना लेके जाओगे, तो P&L में हम 400 रुपये लेकर जाएंगे। अच्छा P&L में दिखाएंगे कैसे, ये भी मैं आपको बता दूँ। P&L के डेबिट में हम दिखाएंगे कैसे? देखो P&L के डेबिट में हम दिखाएंगे, मेन जो नाम आएगा वो आएगा प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ठीक है। क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं पुराना बैड डेब्ट्स, कितना है? 1000 रुपये, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। इसके बाद में लिखते हैं न्यू बैड डेब्ट्स, और न्यू बैड डेब्ट्स कितना? 500। इसके बाद में लिखते हैं न्यू प्रोविज़न, और न्यू प्रोविज़न कितना? 2900। टोटल कितना हुआ? 4,400 माइनस, ये प्लस आएगा सॉरी, माइनस ओल्ड प्रोविज़न, और ओल्ड प्रोविज़न कितना दे रखा है? 4,000 रुपये, माइनस कर देंगे तो बाहर कितना आएगा? 400 रुपये आएगा। इस प्रकार से ये अमाउंट P&L अकाउंट में अपन दिखाएंगे। तो बच्चों हमारा यहाँ पर जो आंसर रहेगा इस प्रश्न का वो 400 रुपये रहेगा, 2900 रुपये नहीं रहेगा। किताब के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे सी आंसर दे रखा है, लेकिन आंसर अपना यहाँ पे जो सही होगा वो 400 रुपये होगा। ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं पे भी किसी जगह पे कोई भी आपको डाउट लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो चीज़ समझा दूँगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, पसंदगी पर बेचे गए माल का विक्रय मूल्य 5,000 रुपये है। विक्रय मूल्य का निर्धारण करते समय लागत मूल्य पर 25% जोड़कर किया जाता है और वर्ष के अंत में समायोजन से संबंधित कौन सा कथन सही है? 4 कथन अपने को दे रखे, ठीक है। सही आंसर बताना है। पसंदगी पर माल बेचा, विक्रय मूल्य है 5,000 रुपये और विक्रय मूल्य का निर्धारण होता है, मैं आपको विक्रय मूल्य बता दूं, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, ठीक है। यानी इस 5,000 के अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। अच्छा कितना जुड़ा हुआ है वो अपने को निकालना है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, कॉस्ट प्राइस आपको बता देता हूं कि लागत मूल्य कितना आएगा। सपोज कीजिए सेल्स इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सेल्स को नहीं करना अज्यूम, अपने को यहाँ पर अज्यूम करना है कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट अपने को नहीं दे रखी, उसी को एज्यूम करना है। सपोज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 100, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट है लागत मूल्य का 25% है, तो कॉस्ट को मान के चलना पड़ेगा। अगर सेल्स पे प्रॉफिट होता तो अलग बात होती, लेकिन यहाँ प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पे है, तो कॉस्ट बराबर 100, प्रॉफिट बराबर कॉस्ट का 25%, 25, तो हमारी सेल्स हो गई 125। इसका मतलब ये जो 5,000 रुपये आपको दे रखा है ये कितने के बराबर है? 125 के बराबर है, यानी सेल्स मूल्य 125 के बराबर है। यानी इसके अंदर 25% कितना जुड़ा हुआ है? 25% जुड़ा हुआ है 1,000 रुपये। इसका मतलब हमारी जो कॉस्ट प्राइस हो गई सेल्स माइनस प्रॉफिट, यानी 5,000 में से 1,000 अगर घटाएंगे तो हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई बच्चों 4,000 रुपये, ठीक है। तो आपको पता चल गया कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4,000 रुपये, और सेल्स प्राइस कितनी है? 5,000 रुपये। अब करना क्या है, एंट्री समझ लो आप। पहले तो करते क्या है कि पसंदगी पर जो अगर माल बेचा गया हो ना, और अगर उसका वर्ष के अंत तक कोई सूचना नहीं आई हो कि भाई माल
ग्राहक रखेगा या नहीं रखेगा, तो फिर उस सेल्स को कैंसिल करना पड़ता है। और 2 एंट्री बनती है, उसको ध्यान से सुनना। एंट्री बनती है एक तो सेल्स को कैंसिल करने की, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट। 5,000 रुपये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य से एक एंट्री तो ये होती है, ठीक है, और एक एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, 4,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अपने को क्या करने पड़ते हैं, ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। देनदारों और विक्रय में से 5,000 घटाएंगे, हाँ बिल्कुल घटाएंगे। डेप्टर्स CR होंगे तो डेप्टर्स कम होंगे, सेल्स को अगर DR करेंगे तो सेल्स भी कम होगी। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि देनदारों और विक्रय में से 5,000 बिल्कुल घटाएंगे साहब। इसके बाद में है देनदारों में से 5,000 घटाएंगे, देनदारों में से 5,000 घटाएंगे, हाँ बिल्कुल घटाएंगे। और अंतिम स्टॉक में 4,000 जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। ये क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 जुड़ेंगे, क्योंकि जो माल आपने 5,000 रुपये विक्रय मूल्य का बेचा था उसका लागत मूल्य 4,000 है, वो माल वापस स्टॉक के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्राहक से अपने को माल को खरीदने की इन्फॉर्मेशन आई नहीं अभी तक। तो क्लोजिंग स्टॉक में वापस जोड़ेंगे। तो ये तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है हमारा, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विक्रय में से 5,000 घटाएंगे, बिल्कुल सही है, विक्रय में से 5,000 भी घटाना है अपने को। तो सारे ऑप्शन अगर हमारे सही हैं तो हमारा इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इस प्रकार हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर आगे अपन उसको और अच्छे से समझाएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि डूबत ऋण तलपट के अंदर दे रखा हो तो इसका क्या आशय है, ठीक है, क्या आशय है। इसका आशय यह है कि देनदारों में से डूबत ऋण की राशि घटा दी गई है, बिल्कुल सही घटा दी है, क्योंकि तलपट के अंदर दे रखा है। अगर तलपट के अंदर दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि ये एंट्री हो चुकी है। कौन सी एंट्री, बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेप्टर्स अकाउंट, ये एंट्री हमारी हो चुकी है। बैड डेब्ट्स अकाउंट DR टू डेप्टर्स अकाउंट वाली एंट्री हमने कर ली है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि देनदारों में से डूबत ऋण की राशि घटाई जाएगी। दूसरा ऑप्शन है डूबत ऋण को अंतिम खाते बनाते समय केवल लाभानी खाते में लिखेंगे, बिल्कुल सही है। इस बैड डेब्ट्स को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, केवल लाभानी खाते में ही दिखाएंगे, ठीक है। बैलेंस शीट के अंदर इसको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में तब दिखाते जब ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर बैड डेब्ट्स दिया हुआ होता तो डेप्टर में से माइनस करना होता। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के आयोजन की राशि की गणना करते समय डूबत ऋण को देनदारों में से नहीं घटाया जाएगा, बिल्कुल सही कह रहा है ये कि देनदारों पे अगर अपने को प्रोविज़न बनाना पड़े, नया प्रोविज़न अगर बनाना पड़े तो क्या उसमें से आप इन डेप्टर्स को घटाओगे, नहीं घटाएंगे, बिल्कुल नहीं घटाएंगे। तो ये जो बैड डेब्ट्स है इसको देनदारों में से नहीं घटाना होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 34। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व अवधि की मदों के लिए कौन सा लेखांकन मानक है, तो पूर्व अवधि की मदों के लिए लेखांकन मानक AS5 है, ठीक है। अच्छा आपको एक मैं बात बता दूं बच्चों, भारतीय लेखांकन मानक की जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन वाले, उनका हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। लेखांकन मानक आपको अलग से बताएंगे, लेखांकन की अवधारणाएं आपको अलग से बताएंगे, एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे जिसमें आपको सारी बातें अच्छे से समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो रोकड़ बही और बैंक संबंधी व्यवहारों से रिलेटेड आएंगे, कैश बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण रोकड़ बही का शेष होता है, सिंपल कैश बुक का शेष क्या होता है, सदैव डेबिट, सदैव क्रेडिट, कभी डेबिट, दोनों पक्षों का योग। देखो मैं आपको बताऊं, यह आपकी कैश बुक होती है। सिंपल कैश बुक का मतलब यह है कि जिसमें बैंक का कॉलम नहीं है, कैश बुक सिंपल। तो सिंपल कैश बुक में हमेशा डेबिट का योग ही ज़्यादा आएगा और क्रेडिट का योग कम रहेगा, यानी बाय बैलेंस CD जो लिखेंगे वो हमेशा क्रेडिट में ही लिखेंगे। तो हमेशा यहाँ पर कैश बुक का बैलेंस डेबिट आएगा बच्चों, हमारा A आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। साधारण रोकड़ बही जिसमें बैंक का कॉलम नहीं होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। चलिए बच्चों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बैंक अपने ग्राहक की जमाओं तथा आहरण का लेखा किस में करता है? 4 ऑप्शन हमारे पास में। बैंक अपने ग्राहक की जितनी भी जमाएं प्राप्त हुई है या जो भी उसने पैसा निकाला है उसका लेखा किस में करता है? रोकड़ बही में नहीं होता, जमा कराने की पुस्तक में नहीं होता, जमा कराने की पर्ची की पुस्तक में नहीं, इसमें तो पैसा जमा कराने की पर्ची भरी जाती है। चेक बुक में भी नहीं होता है, चेक बुक तो पैसा निकालने के लिए होता है। पासबुक के अंदर बैंक सारी एंट्रीज करके अपने को देता है, तो ग्राहक की जमाओं और आहरण का लेखा पासबुक में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही अधिविकर्ष बताती है। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही यानी 3 कॉलम कैशबुक बैंक अधिविकर्ष का बैलेंस कब बताती है? 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। बैंक खाने का क्रेडिट शेष हो, बैंक खाने का रोकड़ खाने का क्रेडिट शेष हो, रोकड़ खाने का डेबिट शेष हो, बैंक खाने का डेबिट शेष हो। मतलब समझ लो ये आपकी कैश बुक है, ठीक है। बैंक कॉलम बता रहा हूँ आपको केवल। बैंक अधिविकर्ष का मतलब क्या है? अच्छा, बैंक कॉलम बता रहे हैं तो कैश कॉलम वाले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, क्योंकि रोकड़ खाने की तो बात हम कर ही नहीं रहे। क्योंकि अधिविकर्ष जो बैलेंस आता है वो हमेशा बैंक कॉलम में ही आता है। कैश बुक में कभी भी अधिविकर्ष बैलेंस नहीं आएगा, कैश कॉलम से कभी भी अधिविकर्ष नहीं आता है। तो बैंक कॉलम में हमारे पास में जब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता है, क्रेडिट का टोटल जब हमारे पास ज़्यादा होता है तो फिर हमारे पास में बैंक का बैलेंस अधिविकर्ष आता है, क्योंकि डेबिट बैलेंस होने पर कोई अधिविकर्ष नहीं आता। तो ये आंसर भी गलत है। ए आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अभी अपन ने आंसर देख लिया, ठीक है। तो त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का बैंक अधिविकर्ष बैलेंस तब आता है जब बैंक खाने का क्या हो? क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो। आई थिंक बच्चों आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। वह रोकड़ बही जिसमें बट्टा खाना भी होता है कहलाती है। उस रोकड़ बही का नाम बताओ जिसमें डिस्काउंट का कॉलम भी होता है। फुटकर रोकड़ बही नहीं होती, साधारण रोकड़ बही में तो कॉलम ही एक होता है, त्रिस्तंभीय में 3 होते हैं, नाम से पता चल रहा है। द्विस्तंभीय रोकड़ बही जिसमें कैश प्लस डिस्काउंट दोनों के कॉलम होते हैं, तो वो हमारी रोकड़ बही होती है बच्चों द्विस्तंभीय रोकड़ बही 2 कॉलम कैश बुक कहलाती है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर अपने को मिल चुका है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 40वां क्वेश्चन। निम्न में से किस व्यवहार की विपरीत प्रविष्टि होगी? कॉन्ट्रा एंट्री अपने को बतानी है। कॉन्ट्रा एंट्री अपने को बतानी है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब होता है ऐसी एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड में आती है। ऐसी एंट्री जो कैश बुक के दोनों साइड में आती है, यानी डेबिट में भी आती है और क्रेडिट में भी आती है। तो ऐसी 2 एंट्री है। कौन कौन सी मैं आपको बता दूं। एक तो है बैंक से पैसा निकालने की एंट्री, कैश अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट, और एक है बैंक में पैसा जमा कराने की, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। ये 2 एंट्री हमारे पास में है। ये दोनों की दोनों एंट्रीज जो है अपन यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्री है। अब आप देखो, बैंक में रुपया जमा कराने, निजी वे के लिए बैंक से रुपए निकालने नहीं, व्यापार के लिए पैसा निकालते हैं वो बात होती है। चेक द्वारा भुगतान करने नहीं, मजदूरी द्वारा चेक का भुगतान करने पर ये भी नहीं। तो यहाँ पर एंट्री हमारा जो आंसर हो जाएगा बैंक में रुपया जमा कराने पर, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक अकाउंट DR2 कैश अकाउंट, यह एंट्री हमारी बिल्कुल सही होती है। राइट आंसर हमारे पास मिल गया, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था बच्चों हमारा अकाउंटिंग MCQ का दूसरा वीडियो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। पहले वीडियो में अपन ने 1 से 20 तक कंप्लीट कर लिए हैं, इसमें अपन ने 21 से 40 तक कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। बाकी का अपन अगले वीडियो में करते रहेंगे आराम से। थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, जल्दी हो जाएंगे, प्रैक्टिकल होंगे, टाइम लगेगा, समझते हुए करेंगे अच्छे से। आप बस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत जल्दी हम अकाउंटिंग के साथ साथ बिजनेस मेथड और इकोनॉमिक्स के भी ऑब्जेक्टिव्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर।
और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन का जो बटन आपके पास मुँह में दिखता है उसको आप प्रेस कर लीजिए, जैसे नया वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा। तो आई थिंक बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।